हेलो दोस्तों। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं इंटरनल एनर्जी से। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, इसको यू से डिनोट करते हैं। सम ऑफ all types of energy, all types of energy, sum of all types of energy को हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी जैसे सपोज दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। ऐसे सभी एनर्जी का सम होता है। तो अब एक स्टेटमेंट देखेंगे, इसको तुम थोड़ी ध्यान से देखना। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होती है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी के बराबर, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। क्योंकि हम आइडियल गैस में हम मतलब अट्रैक्शन कंसीडर नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रो मतलब किसी भी प्रकार के मतलब अट्रैक्शन को हम निगलेक्ट करते हैं आइडियल एनर्जी में। हम किसी तो ये सब एनर्जी अट्रैक्शन से ही आती है, तो इसको सबको हम जीरो लिख सकते हैं या नहीं। और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 3/2 nRT। ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये सब एनर्जी को हम सब जीरो कर देंगे तो फाइनली यू निकल के आए काइनेटिक एनर्जी। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सभी टाइप की एनर्जी बेसिकली स्टेट फंक्शन होती हैं और स्टेट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है प्लस स्टेट फंक्शन होती है, सभी टाइप की एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी भी, इंटरनल एनर्जी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा पॉइंट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन। थर्ड जो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इन आइडियल गैस, इन आइडियल गैस फिक्स्ड मोल ऑफ गैस, और गैस के मोल फिक्स कर लिए जाए। और गैस के मोल फिक्स हो गए, आर फिक्स है, 3/2 फिक्स है, तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर में आएगा। तो अगर एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, तो हम इसको u फाइनल माइनस u इनिशियल लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो डेल्टा u फाइनली निकल के आएगा 3/2 nR डेल्टा टी। इधर डेल्टा टी आएगा क्योंकि इंटरनल एनर्जी गैस के मोल फिक्स ले लिए हमने, आर कांस्टेंट है, 3/2 कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे वेरी करेगी। तो आप एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लिख सकते हैं नहीं, अभी मैंने समझाया। तो अब हम थोड़ी बहुत एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, इंटरनल एनर्जी पे।
इंटरनल एनर्जी पर एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर एन आइडियल गैस वैल्यू ऑफ change in internal energy with respect to volume at constant temperature is, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, थर्ड जीरो, फोर्थ नन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और आइडियल एनर्जी किसका फंक्शन है, इज फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब टेम्परेचर ही कांस्टेंट ले लिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी फाइनली जीरो आएगा आंसर। तुमको समझ आया होगा ये। एक और क्वेश्चन करा रहा हूं। और ये gas is taken from state 1 to state 2 via two different paths, via two different paths. Suppose that state 1, state 2, Q1, स्टेट 1 से स्टेट जाने में Q1 हीट लगती है, वर्क W1 होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क। इसी तरह स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में Q2 W2 प्लस U2। तो अब तुमको करेक्ट ऑप्शन फाइंड करना है, करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन ए, Q1 बराबर Q2। बी ऑप्शन W1 इज इक्वल टू W2। थर्ड ऑप्शन डेल्टा U1 डेल्टा U2 डी आर। तो अब इसको बताओ, बेसिकली स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहा है, Q क्या है, हीट क्या है, पाथ फंक्शन है, W क्या है, पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरनल एनर्जी है जो स्टेट फंक्शन है। तो फाइनली इसका आंसर जाएगा सी। देख लो अच्छे से, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन होता तो मतलब पाथ पे डिपेंड करता, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है स्टेट फंक्शन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम पढ़ने जा रहे हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको बोलते हैं जिलॉट। तो ये बेसिकली ये लोग क्या बोलता है, सपोज दैट ये है एक बॉडी है A1, दूसरी बॉडी उसका नाम है B, थर्ड बॉडी उसका नाम है C। अगर टेम्परेचर A का और टेम्परेचर B का बराबर होगा और टेम्परेचर B और टेम्परेचर C का भी टेम्परेचर बराबर होगा, तो टेम्परेचर ऑफ A और टेम्परेचर ऑफ C भी एक दूसरे के बराबर होगी। मतलब टेम्परेचर ऑफ A इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ C। B तो इसमें कॉमन है, तो फाइनली ये थर्मली इक्विलिब्रियम पे तीनों
रहेंगे। इसने ये बोला था सिर्फ, मतलब इसका यूज बिल्कुल जीरो है, फर्जी लॉ है। तो इसने बोला था इफ ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ बी एंड बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with C, then A and C are thermally equilibrium with each other, मतलब अगर ए भी इक्विलिब्रियम पे है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, तो मतलब ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे। सपोज दैट बी कॉमन है, तो फाइनली ए और सी भी बराबर होंगे ना। तो बस इसने यही बोला था। इसकी इम्पोर्टेंस जीरो है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मजाक की बात थी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट, इसको बोलते हैं फ्लॉट सिंपल में। ये लॉ इम्पोर्टेंट है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या बोलता है, ये बेसिकली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है, और मतलब इसको हम स्टोर नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है फाइनली। तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड energy can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one place to another, ये इसके स्टेटमेंट थे। अब फाइनली हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझेंगे। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। अगर हम इसमें Q अमाउंट की हीट देंगे और W अमाउंट का वर्क करेंगे, तो ये फाइनली इंटरनल एनर्जी चेंज होके U2 हो जाएगी। समझ आया इतना? अगर एक बॉडी की इंटरनल एनर्जी इतनी U1 है, अगर उसमें Q और W की मतलब हीट दी जाए एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी फाइनली चेंज होकर U2 हो जाएगी। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं, U1 प्लस Q प्लस W बराबर कितना है U2। तो अब फाइनली इसको रीअरेंज करेंगे, इसको इस साइड ले जाओ, U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W, फाइनल माइनस इनिशियल। इसका क्या मतलब निकलता है, स्टेट फंक्शन डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फाइनली यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको बस रट लो।
इस फॉर्मूले को रट लो, कहाँ से निकला है, कैसे निकला है, ये तुमको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, बस इसको रट लो। तो चलो इस पे कुछ क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। इस पे कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। Question 1. In a process, a system is supplied with 150 joule heat and does 80 joule work. The change in internal energy, the change in internal energy of system is पहला ऑप्शन है +230 जूल, बी ऑप्शन है -230 जूल, सी ऑप्शन है +70 जूल हीट, डी ऑप्शन है -70 जूल। तो इसमें क्या बोला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछा है। इन ए प्रोसेस सिस्टम इज सप्लाइड विथ इतने अमाउंट ऑफ जूल, मतलब हीट सप्लाई की है, तो क्यू क्या लेंगे इसमें सोल्यूशन, हीट सप्लाई की है सिस्टम को तो हीट पॉजिटिव लेंगे 150 जूल। और एंड डस सिस्टम वर्क कर रहा है एंड डस इतने जूल वर्क। अगर सिस्टम वर्क करता है तो मतलब एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन में वर्क कैसा लेंगे नेगेटिव ही लेंगे। तो वर्क डन कितना 80 है, -80 जूल लेंगे। तो फाइनली अब क्या है इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय प्लॉट लगा दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू कितनी गिवन है 150 और वर्क -80, आंसर कितने निकल गया है 70 जूल। यही हमारा आंसर होगा, मतलब 70 जूल। चलो एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, कोई नहीं। इन ए thermodynamic process 70 joule work is done on system due to which it releases 20 calorie heat. The internal energy of system पहला ऑप्शन इंक्रीज बाय 50 जूल,
बी ऑप्शन डिक्रीज बाय 50 जूल, सी ऑप्शन इंक्रीज बाय 14 जूल, डी ऑप्शन डिक्रीज बाय 14 जूल। तो इसको हम टैकल करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वर्क डन 70 जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन सिस्टम मतलब कंप्रेस हो रहा है सिस्टम। तो वर्क डन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नहीं, पॉजिटिव। और हीट विच इज ड्यू टू विच इट रिलीज 20 कैलोरी हीट, हीट को 20 कैलोरी हीट बाहर निकल रही है, मतलब कि माइनस 20 कैलोरी। अब फाइनली हम फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा यू बाई फ्लॉट। फ्लॉट से ये फॉर्मूला निकला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इंटरनल एनर्जी Q प्लस W के बराबर होती है या नहीं। अगर ये तुम वैल्यू रख दोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनिट्स पे ध्यान देना है, इसमें यूनिट्स में फंसा सकता है एग्जामिनर तुमको। इधर कैलोरी है फाइनली, इधर जूल है, तो फाइनली कैलोरी के आप जूल में बदलेंगे, तो मतलब 20 इंटू 4.2 जूल। अब ये जूल में बन गई है एनर्जी, तो 0 4 2 2 जो 4 84 माइनस के 84 जूल इंटरनल एनर्जी आई है, मतलब हीट। तो हीट को रखेंगे -84 प्लस वर्क डन कितना है 70, फाइनली आंसर निकल के कितना आया -14 जूल। मतलब इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, मतलब डिक्रीज बाय 40 जूल, मतलब निगेटिव साइन मतलब डिक्रीज हो रही है इंटरनल एनर्जी। अब हम थोड़ी चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, एक गैस occupies 2 liter at STP when it is provide 300 जूल heat, its volume become 3 liter under constant external pressure, under constant and external pressure of 1 atmosphere 1 atm। फाइंड डेल्टा यू, इसमें अभी फाइनली इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इसमें क्या क्या दिया है, एक गैस ऑक्यूपाइड 2 लीटर एट STP व्हेन इट इज प्रोवाइडेड 30 जूल हीट, मतलब हीट मिली है तो Q हो जाएगी पॉजिटिव, सोल्यूशन Q पॉजिटिव 300 जूल, इट्स वॉल्यूम बिकम अंडर कांस्टेंट प्रेशर। इसमें डायरेक्ट वर्क नहीं दिया, प्लॉट क्या होता है डेल्टा यू बराबर Q प्लस W, Q गिवन है लेकिन वर्क नहीं दिया, लेकिन उसके मतलब वर्क को निकालने के लिए उसके पैरामीटर्स दिए हैं। ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर भी बोला है, मतलब इरिवर्सिबल वाला फॉर्मूला लगाएंगे वर्क निकालने के लिए। तो वर्क बराबर क्या होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इस बार डायरेक्ट उसने वर्क ना दे के उसने पैरामीटर्स दे दिए है कि नहीं अब तुम वर्क निकालो फिर इंटरनल एनर्जी निकालना। पी एक्सटर्नल 1 है, वॉल्यूम
3 लीटर, इनिशियली 1 लीटर था, बिकम 3 लीटर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना आया -1 एटमॉस्फेयर लीटर। और हीट, अब तुम फॉर्मूला लगाओगे डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर तुमने वैल्यू रख दी ना, ये फिर से तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भैया मैंने 10 बार बताया है कि पहले देख लिया करो कि यूनिट सेम है या नहीं। तो एटमॉस्फेयर लीटर को जूल में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 101.3 जूल। अब बन गया ये जूल में, वर्क अब बन गया जूल में। तो फाइनली अब वैल्यू रखो 300 माइनस 101.3, तो इसका आंसर कितना आएगा 7, 9 बचेगा, इधर आएगा 8, इधर 9 बचेगा, इधर बचेगा 2, 298.7 जूल आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, थोड़ी ट्रिकी था। अब चलो हम कुछ आगे पढ़ाई कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। तो हेडिंग लगाएंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ लॉर्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एप्लीकेशन हम सबसे पहले पढ़ेंगे आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में डेल्टा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा इसमें 0। यही होता है ना आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, डेल्टा टी 0। मैंने पहले या अप्रोक्स दूसरे लेक्चर में, शायद दूसरे लेक्चर में बताया था। तो डेल्टा टी 0। अब फ्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन लिखो, बाई फ्लॉट डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है या नहीं, क्यू प्लस डब्ल्यू। अब ये इक्वेशन रट जानी चाहिए अभी तक। तो डेल्टा टी 0 है और इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है, तो मतलब इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी इसमें। डेल्टा टी 0 है, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो फाइनली निकल के आएगा क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू, और माइनस क्यू बराबर डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हो। ये है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। तो मतलब इसमें हीट गिवन टू सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो अब एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हीट सप्लाइड टू ए सिस्टम इज completely converted into work। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। जितना तुम इनपुट दो उतना आउटपुट निकले, जरूरी नहीं है। तो ये आइडियल प्रोसेस होता है, आइडियल प्रोसेस। आइडियल प्रोसेस। और कुछ लिखना चाहेंगे इसमें? तो बस आइसोथर्मल बस इतना ही है। सही है। आइसोथर्मल के बाद अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। दूसरा है आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस में फाइनली वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल्टा वी कितना होगा, जीरो। कांस्टेंट वॉल्यूम में डेल्टा वी जीरो, डेल्टा वी जीरो मतलब कि अब पिस्टन में ना तो एक्सपेंशन होगा ना कंप्रेशन, तो फाइनली इस वर्क डन भी जीरो लिख सकते हैं नहीं। ये समझ आया तुमको या नहीं? अगर चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो ना तो एक्सपेंशन हो रहा है ना कंप्रेशन, तो वर्क डन जीरो होगा या नहीं होगा। तो वाई प्लॉट, वाई प्लॉट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा यू बराबर कितना होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू। और फाइनली वर्क डन जीरो है, वर्क डन जीरो है तो इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो, क्यू हो गया, इंटरनल एनर्जी क्यू। तो फाइनली आइसोकोरिक प्रोसेस में तो मतलब डेल्टा यू क्यू के बराबर हो गया। और क्या कहाँ है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्यू को क्या हम ऐसे व्हील लगा सकते हैं इधर, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगा सकते हैं या नहीं, कुछ दिक्कत इसमें, आपत्ति, कुछ आपत्ति नहीं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो इसको बोलेंगे हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मतलब अब इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हीट सप्लाइड, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम is used to increase internal energy, increase internal energy, इंटरनल एनर्जी में डेल्टा लगा है तो मतलब इंटरनल एनर्जी फाइनली स्टेट फंक्शन है, और स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू मतलब क्यू भी, तो मतलब क्या क्यू स्टेट फंक्शन की तरफ बिहेव कर सकती है, तो बिल्कुल इक्वल है। तो मतलब इन आइसोकोरिक प्रोसेस, इन आइसोकोरिक प्रोसेस, कोरिक प्रोसेस, हीट बिहेव एज, हीट behave as state function, state function। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दर से क्वेश्चन निकलते हैं कि मतलब वैसे हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, और इसमें जबकि आइसोकोरिक प्रोसेस में ये हीट कैसे बिहेव कर रही है, स्टेट फंक्शन की तरह, जबकि एक्चुअली हीट और वर्क पाथ फंक्शन होते हैं। तो अब फाइनली हम थर्ड प्रोसेस पढ़ेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस। थर्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में न हीट एब्जॉर्ब होती है न हीट रिलीज होती है, फाइनली इसमें क्यू जीरो होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होती है। तो हम शॉर्ट लगाएंगे वाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होता है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है या नहीं, देखो अच्छे से, यही इक्वेशन है, रट गई होगी, क्यू जीरो है, फाइनली क्यू जीरो रख दो, डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, वर्क के। तो इसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, वर्क डन ऑन सिस्टम
यूज टू चेंज इंटरनल एनर्जी फाइनली इसमें वर्क किस तरह बिहेव कर रहा है। वर्क वैसे तो क्या है, वर्क है पाथ फंक्शन, लेकिन इधर स्टेट फंक्शन है इंटरनल एनर्जी, वही इसके बराबर है। तो वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। आइसो इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क बिहेव एज स्टेट फंक्शन ये लाइन तुमको क्लियर हुई होगी। एडियाबैटिक में वर्क पाथ फंक्शन की तरह नहीं, वैसे पाथ फंक्शन की तरह बिहेव करता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करने लगता है। तो अब कुछ एक दो स्टार्ट पॉइंट और बता रहा हूँ। अगर फॉर एक्सपेंशन में वर्क डन क्या होता है, वर्क एक्सपेंशन में वर्क कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना। साइन कन्वेंशन में 10वीं या 20वीं बार बता रहा हूँ, एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव होता है, मतलब वर्क नेगेटिव, वर्क डन नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव होगी या नहीं। अरे भाई वर्क डन अगर नेगेटिव हो रहा है एक्सपेंशन में, तो इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगी या नहीं। तो मतलब इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो रही है, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मतलब इसमें फाइनली इंटरनल एनर्जी कम हो रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। टेम्परेचर कम हो रहा है तो मतलब एक कूलिंग इफेक्ट देगा, कूलिंग। इस पॉइंट को याद रखना, समझ में आ रहा होगा वैसे तो। और कंप्रेशन करने में वर्क डन कैसे होता है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, ऑब्वियसली पॉजिटिव। वर्क डन अगर पॉजिटिव तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी भी पॉजिटिव। अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो फाइनली टेम्परेचर भी, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है या नहीं। तो टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो टेम्परेचर बढ़ेगा या नहीं, मतलब ये हीटिंग इफेक्ट देगा, हीटिंग। और एक चौथा मैं छोड़ रहा हूँ जिसको आइसोबारिक वो इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कल का लेक्चर एंथैल्पी पे बेसिकली बेस्ड रहेगा और वो उसी से लिंक करेगा आइसोबारिक, इसीलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ, कल पढ़ाऊँगा। आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं, बाय।